हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ और आज देखेंगे हम इसका पार्ट 2। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल से पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज़। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया the legislative council of a state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of that particular state। मतलब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं ना, इनका जो साइज होता है वो मोर देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ऐसा ये कहाँ का है? तो ये मोर देन हाफ नहीं होता, ये जो होता है उनका साइज होता है लगभग 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यही हमारे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, मतलब वन स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं ना, उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, ऐसा हमारे दूसरा स्टेटमेंट कहता है। तो ये इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर नहीं करते, इनका अपॉइंटमेंट जो किया जाता है ना, वो काउंसिल के मेंबर के द्वारा ही किया जाता है। उनमें से कोई मेंबर को चेयरमैन बना दिया जाता है, वो अपने आप ही वो करते हैं प्रोसीजर। तो हमारा ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग, दैट इज नाइदर 1 nor 2, डी। थोड़ा हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली एंड द मिनिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट 40 विद सम एक्सेप्शंस। यहाँ फोकस कीजिए, 40 विद सम एक्सेप्शंस। द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स। हम देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन कौन है, ऐसा हमें पूछा गया। प्रेसिडेंट है, ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी द लोकसभा सेक्रेटरी एंड डी इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर सीधे तौर पे आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट इन इंडिया, इट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द अपर मोस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन। ये जो प्रोविजन है, तो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यह एक कहाँ पे किया गया है? ये सुई का मेंशन कहाँ पे किया गया है? हमारे ऑप्शन देखते हैं, प्रेएम्बल में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में या फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो इसका आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज 4। हम इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये किन के रिकमेंडेशन पे ऐड की गई थी? तो वो है स्वर्ण सिंह कमेटी, इनके रिकमेंडेशन पे ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब ऐड की गई थी तब सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, लेकिन बाद में 86 अमेंडमेंट के द्वारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई इन 2002। तो अब हम देख लेते हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी है। आर्टिकल 51A के द्वारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ निहित की गई। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो हमारी पूरी फंडामेंटल ड्यूटी है ना, ये हमने यहाँ बताए, हम वो 1 by 1 देख लेते। ए, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहना है। एंड टू रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये जो है ना, इनका हमें रिस्पेक्ट करना है। कौन से? आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, नोबल आइडियल्स को फॉलो करना और इनको संजोना, विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट वन इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये हमारे अभी हमने क्वेश्चन में देखा, टू अपहोल्ड सुई सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, हमारे कंट्री को डिफेंड करना और जब जरूरत पड़े हमारे नेशनल सर्विस को, हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य बजाना। नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड के स्पिरिट को बढ़ाना और उनको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट वन इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करना और उनको बढ़ावा देना, उनका महत्व बढ़ाना। नेक्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारे नेशनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और उनको इम्प्रूव करना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो नेक्स्ट वन इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, ह्यूमैनिज्म, मानवता को बढ़ाना, ऐसा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। नेक्स्ट वन इज टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में हमें एक्सेलेंस हासिल करना है, जिसकी वजह से हमारा देश
हर वो अचीवमेंट कर सके जिसकी वजह से हम एक ग्लोबल लीडर बन सकें। तो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। ये जो पंचायती राज सिस्टम है इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है पीपल्स पार्टिसिपेशन, मतलब पीपल लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। थर्ड वन इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड द फिनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो पहले ही कट हो जाता है, फिनेंशियल मोबिलाइजेशन का तो कोई उद्देश्य नहीं था पंचायती राज में, तो ये ऑप्शन कट हो गया। ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ये तो उसका ऑब्जेक्ट है ही, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इसके लिए तो ये बनाया गया था पंचायती राज। एंड द वन इज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है 1, 2 एंड 3। तो हमारा आंसर हो जाता है 1, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। The fundamental object of the Panchayati Raj system is to ensure people's participation in the development, political accountability and the democratic decentralization. तो हम अब हमारा देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in its। ये जो वेलफेयर स्टेट का आइडियल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, वो कहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे एंश्राइन किया गया है। ऑप्शन है प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में या 7th शेड्यूल में। प्रेम्बल में तो नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में भी नहीं है, 7th शेड्यूल है, तो बचता है सिर्फ बी, डीपीएसपी में ऐसा दिया गया है कि वेलफेयर स्टेट। तो अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इन अ वेलफेयर स्टेट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर नॉट ओनली द डिफेंस ऑफ द कंट्री। मतलब ये वेलफेयर स्टेट क्या होता है ना कि सिर्फ कंट्री का डिफेंस करे, एडमिनिस्ट्रेशन करे, ऐसा ये स्टेट नहीं होता। लेकिन ये स्टेट ऐसा होता है कि वो भी काम करे, और उसके अलावा ये जो हर एक फील्ड है, एजुकेशनल, कमर्शियल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इस फील्ड में भी वो काम करे ताकि लोगों को सहूलियत मिले, वो उनमें प्रोग्रेस हासिल कर सके। ये जो स्टेट होता है इसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। डीपीएसपी दस प्रमोट्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट एज इट गाइड्स द स्टेट इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर द सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग। सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग इस वर्ड पे आपको फोकस करना है, वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ। पार्लियामेंट्री हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और वो क्यों है, मतलब इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो हमें बताना है यहाँ। तो हमारे ऑप्शन है लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, बी इज पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब जो भी पार्लियामेंट सिस्टम होते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है ना वो ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज responsible to the collective responsibility. Collective responsibility of the Council of Ministers to the Lok Sabha in the Article 75 lies at the heart of the parliamentary democracy. जहाँ जहाँ ये collective responsibility होती है ना वहाँ हम उसे parliamentary democracy कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, that is question number 7. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के बारे में ये स्टेटमेंट दिए गए, तो हम देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट। द प्रिंसिपल स्पेल्स आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। मतलब ये जो डीपीएसपी है ना ये हमारी कंट्री में सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करने की कोशिश करते हैं, ऐसा हमारे पहला स्टेटमेंट कहता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि द प्रोविजंस कंटेंट इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। मतलब ये डीपीएसपी के जो प्रोविजंस है वो किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये हमारे दोनों भी स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये डीपीएसपी ने सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए ही उनकी स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और ये दूसरा भी सही है क्योंकि ये किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। तो हमारा आंसर बन जाता है सी, दैट इज बोथ 1 and 2। तो हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज स्पेल्ड आउट बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉर द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये हमारे वेलफेयर स्टेट की आइडिया यहाँ से आती है। आर्टिकल 39B and C विच प्रोवाइड फॉर द मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ये 39 जो हमारे इनकम की इनइक्वालिटीज है उनके बारे में है, ये उनको मिनिमाइज करने के लिए ये कहता है। एंड इंश्योरिंग दैट द वेल्थ इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। हमारी जो संपत्ति है वो समाज के किसी एक तबके के पास मत जाना नहीं चाहिए, सबके बारे में वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसके लिए कहते हैं। तो डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, ओनली फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स बाय कोर्ट्स। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। ये एंटी डिफेक्शन का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस शेड्यूल में दिया गया है, ऐसा पूछा गया। तो इसका तो ऑप्शन पढ़ने की भी अब हमें ज़रूरत नहीं, इसका आंसर हो जाता है 10th शेड्यूल, दैट इज ऑप्शन डी, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में ये दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। ये जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये कहाँ पे मेंशन किया गया है? ऑप्शन सी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, सी इज फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डी इज 9th शेड्यूल। तो हम देखेंगे इसका आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। हमारा जो आर्टिकल 51 है इसमें ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में डीपीएसपी में हमें ये बताया गया। ये हमारा ये लगभग पहला ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि जहाँ इंटरनेशनल पीस के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, ऐसे कि दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। अब हम देखेंगे हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, यानी आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सा होता है? अब इसके बारे में हमें बताना है कि which government is a constitutional government. Statement 1 is it places effective restrictions on the individual liberty in the interest of state authority. अगर कोई गवर्नमेंट व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे प्रभावी नियंत्रण करता है इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते हैं। ऐसा हमारे पहला स्टेटमेंट है। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट, इट प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ऐसा गवर्नमेंट जो स्टेट अथॉरिटी पे इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस लगाता है इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते हैं। तो आप थोड़ा सा गौर किया आपने तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट है एक दूसरे से। मतलब अगर एक सही आया ना तो दूसरा गलत होगा, और दूसरा सही आया तो पहला गलत होगा। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो सही है, दैट इज इट प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो हमारा आंसर होगा बी, दैट इज 2 ओनली। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर देयर टू पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। मतलब फंडामेंटल राइट्स के द्वारा क्या किया जाता है, तो जो स्टेट के अनलिमिटेड अथॉरिटी होना है उस पर हम कंट्रोल करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। तो हमें ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल नए MCQs के साथ। जय हिंद।